नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो मैं आप सभी का अभी 2 मिनट समय लूंगा, उसके बाद आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले भाई जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ है, ठीक है, सीबीटी 1 कह ले तो अब आपका ये हो गया प्रीवियस ईयर, मतलब जो 2021 में 2020 के दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। तो मतलब कि प्रीवियस ईयर को तो हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड के साथ उस टॉपिक को भी पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लूं हम, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया गोबी मरुस्थल, तो ये प्रीवियस ईयर और गोबी मरुस्थल से जो भी चीजें पूछा जा सकता है वो हो गया एक्सपेक्टेड। और जितने मरुस्थल हैं यानी कि विश्व लेवल पे और भारत के लेवल पे जितने भी डेजर्ट, जितने भी महत्वपूर्ण मरुस्थल है उसको भी कवर करें। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये एक्सपेक्टेड हो गया, और उस एक्सपेक्टेड टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। साथ के साथ हमारा टारगेट 35 प्लस, तो 35 मार्क्स तो आप ला ही रहे हो, उसमें प्लस कैसे करेगा, तो ये सीरीज आपको काम करेगा। अब ये 35 मार्क्स लाएंगे कैसे, तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और आपका महत्वपूर्ण सेक्शन स्टैटिक जीके। और अगर आपने अभी तक मिस आउट कर दिया है इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इंडियन इकोनॉमिक्स को और स्टैटिक जीके में, कल हमारा जो है आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। यानी कि केवल और केवल 6 लेक्चर मैंने लिए आपके, और आपके आर्ट एंड कल्चर को बखूबी से, ईमानदारी के साथ, कंसेप्चुअल देसी ट्रिक के साथ चीजें रटवाई भी नहीं है मैंने, याद करवाई है, समझाया है। तो आपको बहुत ही मजा आया होगा आर्ट एंड कल्चर खत्म करते हुए, लगा ही नहीं होगा कि आप जीके की कोई पोर्शन को खत्म किए। तो सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आप सभी को कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, फोकस स्टडी विद अभी सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल। 3500 के आसपास स्टूडेंट हैं वहाँ पे, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी अपडेट वहाँ पे मिलेगी। तो आज की क्लास हम भाई स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी समय लिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 18वां सवाल है, और ये 18वां सवाल नहीं, आपको मेरे ख्याल से 150 प्लस हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो जो सवाल आपसे पूछा गया था एनटीपीसी में कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका कोई भी पेपर है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, एसएससी का, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो या फिर डीएफसीसीआईएल का पेपर है, या फिर स्टेट में सचिवालय दरोगा का पेपर है, भाई यहां से जीके फिर बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है। और बायोलॉजी सीरीज तो आप लोग कर ही रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। देखिए जो सवाल पूछा गया कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो इसका सही जवाब होगा चीन और मंगोलिया जो है, ये दोनों देश में आपका ये गोबी मरुस्थल है। तो मेनली जो ऑप्शन में आपको था मंगोलिया था, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन में होगा, या तो चीन होगा या तो मंगोलिया होगा, कोई दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो आपको याद रखना है चीन और मंगोलिया दोनों देश में आपका जो है गोबी मरुस्थल है, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से आपका एक और क्या सवाल पूछा जा सकता है कि ये कैसा, ठीक है, ये कैसा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो भाई आप सभी को याद रखना है, जो गोबी मरुस्थल है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और ये कहां पर है, चीन और मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। और एशिया का अगर बात देखिए, जो मंगोलिया जो है, ये जो मंगोलिया आप देख रहे हो जो देश, ये जो है एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। कल आपको याद होगा मैंने करवाया था लैंडलॉक्ड के बारे में, आपसे जो पूछा गया था, आप सभी को याद होगा मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका के में पूछा गया था, ठीक है। प्रागवे और बोलिविया मैंने देश के बारे में बताया था। तो आप भी याद रखिए, देखिए पूरा का पूरा देखिए जीके को जब आप ना एक दूसरे के साथ को रिलेट करोगे ना, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और वही काम मैं आपके साथ करवा भी रहा हूँ। तो गोबी मरुस्थल से क्या सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहला कि ये है कहाँ, तो चीन और मंगोलिया में। क्लियर है मेरे भाई। गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो आपको क्या जवाब देना है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है क्या है, तो भाई यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं बता रखा हूँ विश्व भूगोल की वीडियो में। 4 घंटे का लेक्चर है, देख लीजिए, पूरा का पूरा विश्व भूगोल खत्म होगा, और स्टैटिक का बहुत बड़ा पार्ट आपका जो है वहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे क्या बनेगा गोबी मरुस्थल से, तो एक तो चीन और मंगोलिया में है, और ये कैसा मरुस्थल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और मैंने आपको क्या बताया कि मंगोलिया जो है एशिया का, ठीक है, याद रखना है, सुनना है ध्यान से, एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, स्थलबद्ध देश है ये, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। और अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, गोबी मरुस्थल। मतलब 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 4 पॉइंट में क्या, गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन या मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है।
विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा था? गोबी मरुस्थल है। और मंगोलिया से आपको क्या याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है आपका मंगोलिया। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। विश्व का सबसे बड़ा ये हो गया मरुस्थल जो है आपका गोबी, ये मैंने करवा दिया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। और अगर आपसे पूछेगा सहारा मरुस्थल कैसी मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो आप क्या जवाब दोगे? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा कि भारत का, अब भाई ये विश्व को छोड़ करके हम भारत में आ रहे हैं, कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सी मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर होगा आपको। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये थार मरुस्थल जो है ये कैसी मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो आप क्या जवाब दोगे मेरे भाई? तो ये जो आपका है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सहारा मरुस्थल का एक और पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में या पूछा जा सकता है। सहारा मरुस्थल से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये कैसी मरुस्थल है, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और ये विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और अगर बोला जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। ये तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए ये जो सहारा मरुस्थल है, इसी मरुस्थल में आपकी जो है अल्जीरिया में एक प्लेस है लीबिया। ठीक है, विश्व का सबसे हाई टेम्परेचर यानी कि कह ले तो सबसे गर्म वाला क्षेत्र जो है आपका अल्जीरिया में लीबिया है। अगर ऑप्शन में अल्जीरिया नहीं रहेगा तो लीबिया रहेगा, लीबिया नहीं रहेगा तो अल्जीरिया रहेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, तो अल्जीरिया या फिर लीबिया ऑप्शन में रहेगा। और कितना टेम्परेचर वहां पे अभी जो मेजर किया गया था, तो 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया था। कहां पर है, तो सहारा मरुस्थल में ही है। यहां तक क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट मरुस्थल आपसे जो पूछा जा सकता है कि कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, तो देखिए ये कहां पर है, आपसे पहले तो आपको ये याद रखना है ये कहां है, तो साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, तो साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना मरुस्थल में स्थित है, सॉरी बोट्सवाना में स्थित है। ये कैसी मरुस्थल है, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक, लिख लेना है भाई आपको। मोजेब मरुस्थल कहां है, तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की बात करें तो कौन सी महादेश अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये नॉर्थ अमेरिका महादेश की बात की जा रही है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है। तो भाई देखिए ये चीज अगर नहीं आपको समझ में आई होगी तो इसलिए मैं कह रहा हूं विश्व भूगोल की वीडियो देख लीजिए। एक ही वीडियो बस बनाया मैंने भाई, देख लीजिए, ये मैं दिखा दे रहा हूं आपको, बस एक वीडियो है और ये 4 घंटे की ये वीडियो है। आराम से 10 दिन में इसको कंप्लीट करिए 15-15 मिनट देख करके बस। और बड़े ही मजेदार तरीके से मैंने पढ़ाया है, पूरा का पूरा मैप, वर्ल्ड का मैप मैंने आपको याद करवाया, कोई चीज रटवाया नहीं। एक बार बस 15 मिनट अपने जीवन का निकालिए ना, महत्वपूर्ण समय, आप फिर बोलिएगा मुझे। आगे आते हैं मेरे भाई। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के जितने मरुस्थल, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो डायरेक्ट पूछेगा ये विक्टोरिया मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। और ग्रेट सैंडी भी पूछा गया है आपके दरोगा की एग्जामिनेशन में। ठीक है, बिहार दरोगा में। तो विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन कहाँ है, ग्रेट सैंडी कहाँ है, गिब्सन कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत अधिक मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। तो पूछा जाएगा आपसे सवाल कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट मरुस्थल में आते हैं मेरे भाई अटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ है, तो चिली देश में स्थित है। कहाँ है अटाकामा मरुस्थल, तो चिली देश में स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये कैसी मरुस्थल है तो आपको क्या जवाब देना, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, चिली में ये देश में स्थित है आपका, ये कौन सा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। क्लियर। आइए कुछ फैक्ट और भी देख लेते हैं। अच्छा, यूरोप महादेश में कोई एक भी मरुस्थल नहीं है, तो पूछा जाएगा कौन से महादेश में, कौन से कॉन्टिनेंट में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मरुस्थल यहाँ पाया जाता है, मैंने भी बता भी दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने जितने इंपॉर्टेंट मरुस्थल से बन सकते हैं सवाल करवा दिए, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट का वीडियो है वो मैंने वाइंड अप कर रखा है विश्व भूगोल में, देख लीजिए। ट्रिक के साथ, मैप के साथ मैंने चीजें वहां याद करवाया हूं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर देखिएगा। अब हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और एनटीपीसी CBT 1 में यहाँ पे हर शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में स्टार्टिंग में क्या हुआ था
कि जो पहला शिफ्ट है वहाँ पे पहला शिफ्ट से लेकर कई अधिक मतलब 10-12 शिफ्ट तक एक शिफ्ट में ही 2-2 सवाल इस टॉपिक से पूछा जा रहा था, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो मुझे आप लोग याद दिलवाइएगा, ठीक है, कि एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कंप्लीट जितने भी संगठन है पूरा कंसेप्चुअल वाइज में फैक्ट सब कुछ रखना है वहां पे, ठीक है। पर अभी जितना कोशिश होगा मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल पूछा गया था आपसे एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम इसे पढ़ते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़े सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है भाई इकोनॉमिक्स में, जहां से ही आपके सवाल बने, जैसे कि क्रांति, जितने भी क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, काली क्रांति से एक सवाल बन जाता है, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल बन जाता है, एक पंचवर्षीय योजना से सवाल बन जाता है, एक आपका बैंकिंग सेक्टर से सवाल बन जाता है, आरबीआई से पूछ लेता है, एसबीआई से पूछ लेता है, जो नोट वगैरह से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, किनका सिग्नेचर होना चाहिए, कौन से नोट में किनका हस्ताक्षर होना चाहिए, ये सब बड़े मतलब इकोनॉमिक्स इतना आसान टॉपिक है। और थोड़ा सा बजट के बारे में जानकारी ले ले बस काम हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, ठीक है मेरे भाई। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 24 अक्टूबर 1945 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। टोटल प्रेजेंट में अभी कितने मेंबर है, तो 1993 सदस्य हैं। और लेटेस्ट में जो अभी ऐड किया गया है साउथ सुडान को, जिसकी कैपिटल क्या है, तो जुबा है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे थोड़ी सी जूम कर दूं। देखिए 193 मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और लेटेस्ट जो जुड़ा है 193 में कौन, साउथ सुडान, जिसकी राजधानी क्या है, जुबा, ठीक है। क्या है, जुबा। एकदम पूछेगा ही पूछेगा, पूछा है और फिर से पूछेगा ये आपसे। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अगर देखिए एकदम ये भी मतलब पूछा गया ये सवाल, ये 2016 में पूछा गया था आपका ये सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित थे। और सेम यही सवाल आपका ग्रुप डी में भी पूछ लिया था। तो समझ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन घूमता है इधर ही उधर। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यहां से एक सवाल। दूसरा सवाल आपका हेडक्वार्टर से बनेगा, काठमांडू नेपाल में है। तीसरा इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है 1985 में। और कितने मेंबर है, तो 8 मेंबर है। आठों के आठों मेंबर आपको याद होने चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत, ठीक है मेरे भाई। आगे आएंगे ओएनजीसी के ऊपर। ओएनजीसी से आपका बस हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, कहाँ है ओएनजीसी का हेडक्वार्टर, तो देहरादून में, ठीक है। ये बस ऐसे ही लिख दिया है मैंने, ओएनजीसी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, पर कोई नहीं, ठीक है। IAFO इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछी जाएगी कहाँ पर है IAFO की, तो इसकी हेडक्वार्टर रोम और इटली में, ठीक है। मैं इसको पूरा ट्रिक से ही आपको याद करवाऊंगा, एकदम परेशान मत हुई। मैं जो इसका स्पेशल एक जो वीडियो बनाने वाला हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ, बट फिर भी मुझे याद है कि ये वीडियो आपको देनी है, तो मैं इसका पूरा एकदम मस्त वाला ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, WFP, एकदम फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे, एकदम याद रखना आपको। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम और इटली में है। आगे बढ़ेंगे भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग है, ये भी आपसे पूछा गया सवाल है। तो आपके टोटल कितने अंग है, 6 अंग है। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। महासभा पहला, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा है यहाँ से इसके अंग से। तो पहला तो सवाल आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग है। दूसरा आपसे पूछा गया क्या था कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं। महासभा में अगर सदस्य पूछेगा तो वही 193 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर होते हैं वही इनके भी मेंबर होते हैं, ठीक है। और इनके जो हेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। तो ये सब हम चलेंगे जब डिटेल में चलेंगे, तब वो स्पेशल वीडियो आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें कर लेंगे डिस्कस, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ बात कर रहे हैं कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 सदस्य कौन कौन से उसका नाम पूछेगा, USA, चाइना, रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। लिख लेना है आपको, नोट डाउन कर ले अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। USA, चाइना, रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड कैसे 5 परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनको 2 साल के लिए, हर 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है, ठीक है। और यही 500 सदस्यों को क्या होता है, वीटो पावर मिलता है, ठीक, ये 5 कंट्री को। और भारत इसी के लिए लड़ाई कर रहा है कि इस परमानेंट मेंबर में इनको भी सदस्यता मिल जाए, लेकिन आपका जो चाइना है वही बार बार वीटो लगा देता है, ठीक है। वीटो पावर, वीटो पावर क्या है, देखिए अगर कोई भी बिल अगर पास करवाना है यहाँ से सुरक्षा परिषद, तो ये 15 सदस्य से टोटल
15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, मतलब कि 9 सदस्य का, ठीक है, ये 9 सदस्य अगर उस पर मतलब कि ये होंगे, क्या होंगे उससे, मतलब कि उनके सिग्नेचर करेंगे उस बिल पर तो भी जाके बिल पास होगा। 9 में से ये पांचों के पांचों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भारत बोल रहा है कि हमें अस्थायी सदस्य चाहिए, हमें भी वीटो पावर मिलना चाहिए, तो 9 में से एक जो है 9 में तो इनको मिल जा रहा है वोट, लेकिन 9 में ये पांचों में से 4 तो कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है वीटो पावर लगा दे रहा है, ठीक है। मतलब वो नहीं राजी हो रहा कि भारत को ये परमानेंट मेंबर में इनको भी अंग मिलना, परमानेंट मेंबर में इनको भी ऐड किया जाए। तो समझ गए होंगे बात को आप, आई थिंक। और भी डिटेल चलेंगे हम, इस पे आएंगे जब तक। अब देखिए क्या सवाल और पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर से, तो कहाँ, हेग और नीदरलैंड में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, सचिवालय का पूछा था क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। इंग्लिश में पूछा तो सेक्रेटरी जनरल कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव कौन थे, महासचिव कौन थे, सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो त्रिगवेली थे, ठीक है, त्रिगवेली थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इनके 6 अंग तो आपको पूरे अच्छे से दिमाग में बैठ गए, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो भाई अंग से इतने सवाल आपके बनेंगे। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो लिख रहा हूं एक आपके एग्जाम में पूछे, कोई एक लाइन एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि आपको टेंशन में दे दूं, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछेगा ब्रसल्स, बेल्जियम। कैसे याद होगा, हम याद करवाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, इसका स्पेशल आएगा वीडियो ही। 1949 आपने जैसे देखा कि मैंने पूरा डांस याद करवाया, पूरा गुफा याद कराया, पूरा मंदिर याद करवा दिया, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो ये अभी तक का एक्सपेक्टेड जितना बन सकता था मैंने कोशिश किया, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर कर पाया है। अगर हम बात कर ले तो जैसे कि आपका कॉमनवेल्थ को नहीं कवर किया है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय शंघाई सहयोग संगठन कहाँ है, यूरोपीय संघ कहाँ है, ब्रिक्स के बारे में नहीं बनाया, बिम्स्टेक तो मैंने करवा दिया था पहले क्लास में ही, इसी में ही। ओपेक के बारे में नहीं पता, तो खैर बहुत सारी चीज़ें नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको स्पेशल वीडियो मैंने कही दिया कवर करूंगा। आइए बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने करवा रखा है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, तो आपको पता ही है, चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को इसने ही दिया था पाकिस्तान नाम का। एक उत्पत्ति करने वाले यही पर्सन है। तो ये बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, इंडियन हिस्ट्री की वीडियो आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और बस 3-3 घंटे का वीडियो भाई देख लीजिए, काम खत्म करिए बस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया, तो हम पूरा कांड देखेंगे इसमें और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता। तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल फिर से पूछेगा आपका। अब आपसे क्या पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट पूछ सकता है, क्योंकि देखिए जलियांवाला जो बाग, अच्छा चलिए रॉलेट एक्ट का ईयर आपसे पूछेगा, पहले कब आया था, तो 1919 में आया था। दूसरा जो आपसे पूछाएगा कि यह हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर कमेटी का संबंध किससे है, तो जलियांवाला बाग कांड से ही इसका संबंध है, ठीक है। क्योंकि जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए, जो जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था उसके लिए है, उसकी जांच के लिए ही क्या बनाया गया था, एक कमेटी बनाया गया था, हंटर कमेटी। और तो आपसे ये पूछा गया था हमेशा सवाल कि हंटर कमेटी का संबंध है, तो जलियांवाला बाग कांड से संबंध है। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब आया था, 1920 से 1922। तो अगर कब आया आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो 1920, कब तक चला था, 1920 से 1922। पहला ये जन आंदोलन था, पूछेगा कि पहला जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन था। और इसी आंदोलन के समय केरल में भी आपका क्या हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। आई थिंक आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो ये चीज मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। तो मोपला विद्रोह आपसे पूछेगा किसका संबंध है, तो असहयोग आंदोलन से। तो पूछेगा ऐसे आपसे, देखिए टफ करेगा ना क्वेश्चन, CBT 2 वगैरह बोलते हैं कि मेंस में कैसे टफ होगा, टफ कुछ नहीं होगा। पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के समांतर में कौन से विद्रोह चल रही थी केरल में, तो केरल में कौन से विद्रोह चल रही थी, तो मोपला विद्रोह, बस। नेक्स्ट चोरी चौरा कांड कहाँ, तो गोरखपुर में, कब, तो 1922 में। नेक्स्ट 1919 या 1922 कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, तो 1919-1922 में, स्टार्टेड बाय अली बंधु, आपको पता होना चाहिए अली ब्रदर के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था खिलाफत आंदोलन। स्वराज पार्टी कब जो स्टार्ट किया गया, तो 1923 में स्टार्ट किया गया था, और स्टार्टेड एट इलाहाबाद में किया गया था। और इसके जो फाउंडर है इस पार्टी के, स्वराज पार्टी को जो फाउंडर है कौन थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल थे, ठीक है। और चित्तरंजन दास को हम किस नाम से जानते हैं, तो देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा देश बंधु के नाम से जाना जाता है कौन, तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ही फाउंडर हैं स्वराज पार्टी के। कब किया गया था, 1923 में, कहाँ, तो इलाहाबाद में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट जो थे, मुझे लगा कि इससे एक्सपेक्टेड और भी रिलेटेड है जलियांवाला बाग कांड से, तो मैंने करवा दिया, ठीक है मेरे भाई।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है दांडी, तो दांडी मार्च से रिलेटेड जितना सवाल बनेगा हम इसको कर देते हैं, 4-5 सवाल ही बनेगा, अब इससे अलावा क्या बनेगा भाई एग्जाम में। तो जो भी बने, देखिए पूछा गया था आपका कि दांडी जो स्थल है गुजरात के किस जिले में, तो नवसारी जिला में है। आपने मेरा नोट्स पढ़ा होगा तो मैंने मेंशन कर रखा है नोट्स में भी। तो भाई देखिए जो नोट्स लेना चाहते हैं जीके का पूरा 7909004902 पर व्हाट्सअप करिए, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको केवल अभी स्टैटिक जीके नहीं मिलेगा, साइंस में आपको बायोलॉजी मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, विश्व भूगोल मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा और बायोलॉजी मिलेगा, और सेल्फ हैंड रिटन मेरे नोट्स मिलेंगे, मलाई वाला नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ लेकिन ये पेड होंगे भाई, ठीक है, पहले बता दूं। नेक्स्ट आप दांडी मार्च से और क्या पूछ सकता है, तो कब दांडी मार्च से और क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि दांडी मार्च जो स्टार्ट किया गया था कब, 1930 में स्टार्ट किया गया था। आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था, अगेंस्ट सॉल्ट टैक्सेशन, मतलब जो नमक पर कानून, जो नमक कर लगा दिया गया था, नमक पर टैक्सेशन लगा दिया गया था, उसके कारण आपका दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्टार्ट किया गया था दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, और कितने लोग शामिल थे, तो 78 लोग शामिल थे। कितने किलोमीटर चले थे, 385 किलोमीटर चले थे, और कितने दिन की ये मार्च दांडी मार्च थी, तो 24 दिन, ठीक है, 24 दिन में 385 किलोमीटर पैदल ही चले थे 78 लोग। साबरमती आश्रम से ये दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 में, नमक पर जो कर लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए ही ये दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। और ये जो दांडी स्थल है गुजरात के किस जिले में, तो नवसारी जिला में है। आपने पूरा हिस्ट्री की अगर वीडियो देखा होगा तो आप देख सकते हैं खुद एज ए प्रूफ कि कितने सवाल फंसे हुए हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना से भी पूछ सकता है आपसे सवाल, 1916 में गांधी ने अहमदाबाद में किया था, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये मैं आपको स्टैटिक जीके में कराऊंगा, पूरा का पूरा इसरो पढ़ाऊंगा आपका, ठीक है। जैसे ही आर्ट एंड कल्चर खत्म होगा और उसके बाद फिर आपका डीआरडीओ यानी कि रक्षा संबंधी जितने भी टेक्नोलॉजी का जो आपका स्टैटिक फैक्ट बनता है वहां से आपके सवाल, क्योंकि इसरो से अंतरिक्ष से रिलेटेड हमेशा एनटीपीसी पूछते आया है, और कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हो तो वहां से पूछता है। तो हम मंगल को कवर कर लेते हैं, मंगल ग्रह पे क्या क्या जो भी उपग्रह को भेजा गया था, और भारत का क्या क्या यहाँ से हुआ है, और सबसे पहली बार कब हुआ है, वो सारी फैक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। 1971 में सबसे पहले रसिया ने मंगल में मार्स यान भेजा था। तो मंगल ग्रह में जो भेजने के लिए जो मंगल ग्रह में जो उपग्रह भेजा गया था, तो उसके लिए इन्होंने जो परियोजना जो चलाई थी, इस मंगल परियोजना के लिए जो इनका जो नाम है वो है मार्स यान। तो ऐसे भी पूछेगा मार्स यान का संबंध है किस ग्रह से, भाई सुनिएगा ध्यान से, एक एक सवाल है आपका। मार्स यान का संबंध किस ग्रह से, मंगल ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से, तो आपको क्या जवाब देना, मंगल ग्रह से। नेक्स्ट 1997 में अमेरिका ने रोबोटिक यान, ठीक है, रोबोटिक यान, ये नाम भी याद रखना है यान का, पाथ फाइंडर को मंगल ग्रह में भेजा था। तो देखिए जो पाथ फाइंडर का संबंध आपसे पूछेगा किस ग्रह से, देखिए ऐसे सवाल पूछा है आपका एनटीपीसी, इसलिए मैं हर एक चीज को यहां रख दिया हूं। तो पाथ फाइंडर का संबंध किससे है, तो मंगल ग्रह से संबंध है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। 2013 में भारत का, अब ये देख लीजिए, देखिए रसिया, अमेरिका और भारत, हमें यही तीन चीज देखना ही रहता है इसरो वगैरह में और डीआरडीओ वगैरह में। तो 2013 में भारत ने मंगलयान को प्रथम प्रयास में ही प्रक्षेपित कर स्थापित, तो भारत ने कब भेजा था मंगल ग्रह पे अपने यान को, और भारत में जो ये उपग्रह जो जिस परियोजना के तहत भेजा गया है मंगल में, तो वो कौन सा परियोजना, मंगलयान। मार्स यान रसिया का, और यूएसए का क्या है, पाथ फाइंडर। ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से। और भारत ने कब भेजा था, 2013 में, और प्रवेश कब किया था, तो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको एकदम याद रखना है मंगल ग्रह से, ये तीन फैक्ट है। पहला, सबसे पहले किसने भेजा, रसिया ने भेजा, रूस ने भेजा, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ जिसे कहते थे पहले। बाद में इसमें सारे देश का फिर ब्रेकडाउन टूट जाते, फिर अलग हो जाता, रसिया काफी कमजोर पड़ जाता, समाजवादी और पूंजीवादी का कंसेप्ट हम इसमें चलेंगे जब भी हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे तब। 1971 में रूस ने मंगल में मार्स यान भेजा, मार्स यान का संबंध मंगल ग्रह से। अमेरिका ने कब भेजा, 97 में पाथ फाइंडर को मंगल ग्रह में भेजा था, कौन से यान से, रोबोटिक यान से। पाथ फाइंडर का संबंध मंगल से। भारत का क्या है, तो मंगलयान है, भारत का मंगलयान का संबंध मंगल ग्रह से। कब भेजा गया था, 2013 में, और ये प्रथम प्रयास में ही प्रक्षेपित कर दिया गया था। और आपसे पूछेगा कि कहां से इसको जो प्रक्षेपित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस
सेंटर जो है आपका अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। और कब पहुंच गया था मंगल ग्रह में? तो 24 सितंबर 2014 को। ठीक है मेरे भाई। आगे टिहरी बांध किस राज्य में है, ये सवाल था। तो जितने भी बांध से सवाल बनेंगे हम इसको कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत चीजें आपकी कवर की है। और ये बांध वगैरह सब कुछ मैंने समझाया है वहां पे कि ये वो नदी घाटी परियोजना होती है, क्यों की जाती है परियोजना, क्यों बांध बनाई जाती है, कंसेप्चुअल वहां चीजें मैंने दी है। तो ये आपको पता होगा टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कौन सी नदी? तो भगीरथी नदी पर बांधा गया है ये बांध। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का संबंध, या फिर पूछा जाएगा टिहरी बांध का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, तो चिपको आंदोलन से संबंध है आपका। भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है। तो 4 पॉइंट याद रखना है। टिहरी बांध से पूछेगा आपसे, कहाँ है? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का संबंध टिहरी बांध से। कौन सी नदी पर यह बांध बांधी गई है? तो भगीरथी नदी पर। और भगीरथी नदी पर बांधी गई है। और बात के बाद इसमें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भगीरथी नदी पता है, बाद में फिर यही जब इनका संगम होता है तो गंगा नदी के नाम से पूरा मैंने रिवर सिस्टम पढ़ाया, वहां से जाकर देखिए। और फिक्स है भाई, क्वेश्चन बनेगा आपका रेलवे में। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक, अच्छा हाँ, ये सवाल आपसे पूछता है हमेशा कि आधुनिक भारत की मंजिल किसको कहा है जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसको कहा? बांध को। जो आपके बांध है, जो आपके डैम जो है, उसको कहा है आधुनिक भारत की जो मंजिल है। आने वाले जो अभी प्रेजेंट की अगर बात कर ले, जो बांध होगी वो आधुनिक भारत की मंजिल होगी। किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट, विश्व में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना का कंसेप्ट किसने लाया था? जो सबसे पहला जो कंसेप्ट लाया था नदी घाटी परियोजना का, तो यूएसए ने लाया था। कौन से नदी पे लाया था और कौन सी परियोजना थी? टेनेसी नदी पर लाया था, इसलिए परियोजना का नाम ही रखी गई थी टेनेसी परियोजना। तो सबसे पहली परियोजना जो नदी घाटी परियोजना से संबंधित हो तो टेनेसी परियोजना। किसने लाया था? यूएसए ने। कौन सी नदी पे? टेनेसी नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट, फरक्का बांध पूछता आपसे, कौन सी नदी पे? गंगा नदी पर। कहां है? वेस्ट बंगाल। वो पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित बांध कौन सा है? तो फरक्का बांध है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर से पूछेगा आपसे, एशिया का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे बड़ा नहर? तो इंदिरा गांधी नहर। अब भाई एशिया का सबसे बड़ा नहर तो भारत का भी होगा। और उसके बाद जो हरिके बैराज बांध जो है, बांध, ये जो इंदिरा गांधी नहर जो निकाला आपका हरिके बैराज बांध से, ये जो हरिके बैराज बांध है कहां पर है? तो राजस्थान में। ठीक है, पंजाब राजस्थान बोल सकते हो। मेनली इस नहर से पंजाब और राजस्थान में जो सिंचाई की सुविधा बहुत ही मतलब बेनिफिट जो उठाती है आपका पंजाब और राजस्थान देश जो है, आप सॉरी देश में बोल रहा हूँ, जो राज्य है ये फायदा उठाती है इंदिरा गांधी नहर के पानी से। और ये जो बैराज बांध जो बांधी गई है सतलज नदी पर बांधी गई है। ठीक है, मेनली सतलज नदी और ब्यास नदी जहां पर मिलती है, जहां पर संगम होती है, वहीं पर ये बांध बांधी गई है, बैराज बांध। और इसी बांध से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकली है। ये एशिया की सबसे बड़ी नहर है और ये भारत की भी सबसे बड़ी नहर है। सारा फैक्ट लिख दिया यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा नहर, भारत का सबसे बड़ा नहर, हरिके बैराज बांध से निकाला गया है यह नहर। और ये जो है सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित बांध है। देख लीजिए ये कहाँ कौन सी नदी पर बांधी गई है? सतलज नदी और ब्यास नदी के जहां पर संगम होती है उन पे। अब को देखिए, हो सकता है कि आपको सतलज नदी और ब्यास नदी में से कोई एक ही मिलेगा, तो टिक कर दीजिएगा जो भी रहे सतलज या ब्यास में से। अगर दोनों रहेगा तो बोथ ऑप्शन में टिक करिएगा, मतलब कोई दोनों में से एक रहेगा या दोनों रहेगा तो बोथ ऑप्शन में रहेगा, इसके लिए परेशान नहीं हो रहा। और ये हरिके बैराज बांध कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आपसे जो पूछेगा आपसे सवाल भाखड़ा नांगल बांध से, ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, राज्य में है। और ये भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। ठीक है, पहला ऊंचा बांध टिहरी बांध और दूसरी ऊंची बांध कौन सी की? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका आज हम लोग यहाँ तक डिस्कशन करेंगे और बहुत मजेदार वे में चीज़ों को ऐसे पढ़ते चलिए। देखिए ये आपके लिए फ्रूटफुल कब होगा? ये जो सीरीज चल रही है आपकी इस तरह से एक्सपेक्टेड को प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके और टॉपिक को कन्वर्ट करके, जब आपका इंडियन हिस्ट्री आपका अच्छा होगा, इंडियन ज्योग्राफी जब आपका अच्छा होगा, इंडियन पॉलिटी अच्छी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी होगी और इंडियन इकोनॉमिक्स, तो आप सोच रहे होंगे भाई इतना कैसे कवर होगा। तो एक बार मेरे पे विश्वास रखिए, आधा घंटा टाइम निकालिए, इंडियन हिस्ट्री का 15 मिनट देख लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी का 15 मिनट देख लीजिए, विश्व भूगोल को 15 मिनट देख लीजिए, स्टैटिक जीके को 15 मिनट देख लीजिए, बायोलॉजी को 15 मिनट देख लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान सब कुछ है अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाए। सारी चीज़ें की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, 25th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, 25वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मजेदार से खत्म करेंगे। भाई स्टैटिक जीके को कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का लास्ट क्लास वो होगा और उसमें हम सारे के सारे जितने भी पर्व है, जितने भी त्यौहार है, उससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी से जो क्वेश्चन बनेंगे, वाद्य यंत्र से भी रिलेटेड जो बनेंगे सवाल, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।